तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी ढांचा होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो, जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये समझा होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली जो हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं बेसिकली? ठीक है, आप कहेंगे सर बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, मतलब जो भी, या डिवेंचर्स, जो भी लॉन्ग टर्म लोन है वो सब एक ही कैटेगरी में हम लेंगे। तो एक तो है इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज में लॉन्ग टर्म डेट, जो भी हमारा दीर्घकालीन के लिए लिया हुआ ऋण है, लॉन्ग टर्म डेट है, वो इसका पार्ट है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर तीसरा हमारा होता है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी का एक और भी नाम है ऑर्डिनरी। ठीक है, इक्विटी ऑर्डिनरी एक ही बात है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और एक होता है हमारे जो हमने प्रॉफिट्स बचाए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एक तरह से, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज कहलाते हैं। और जब हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा तो वहां हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज को भी पढ़ा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में बेसिकली आपने टाइप्स तो शायद मैंने अभी तक नहीं करवाई है, ट्रेड क्रेडिट्स वगैरह जो हैं, बेसिकली यूँ समझ लीजिए जो करंट लायबिलिटीज की जो आइटम है, अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ उसमें करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज में जो भी आइटम्स आप इंक्लूड करते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो सब शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। ठीक है, अब समस्या ये है कि जो फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे होते हैं जो हमने पढ़े, उसमें एक चीज तो ये होती है कि कितना फंड हमें चाहिए। ठीक है, हाउ मच, जो हमने शुरू में कैपिटलाइजेशन में पढ़ा, हाउ मच फंड वी रिक्वायर, वी मतलब बिजनेस, हाउ मच फंड वी रिक्वायर, हमें कितने फंड्स की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा कि फाइनेंसिंग कहां से होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द अवेलेबल सोर्सेज, व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसके लिए। अब हमने कहा भी देखो ये सारे रिसोर्सेज हैं, अब इनमें भी आगे वैरायटी है, डिवेंचर है, बैंक लोन है, आप जो है जो मॉर्गेज लोन अलग से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज हो गए। अब तीसरा जो क्वेश्चन होता है, इन विच प्रोपोर्शन, इन विच प्रोपोर्शन, ठीक है, आई शुड, आई मतलब बिजनेस, अब आई शुड यूज दीज फंड्स, मुझे कौन से प्रोपोर्शन में इन फंड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, इन विच प्रोपोर्शन आई शुड यूज दीज सोर्सेज, जो आपके सामने है, और इसका जवाब देता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज होने चाहिए, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हम यूज करते हैं, मान लो हमें 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख रुपए इन चारों सोर्सेज से यूज करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म डेट कितना हो, क्या अभी मैं 10 लाख में से 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म डेट से ले लूं, या 1 लाख रुपए फिर मैं प्रेफरेंस शेयर से ले लेता हूँ, ये, और फिर भाई जो 3 लाख रुपए भाई मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से ले लेता हूँ, 2 लाख रुपए रिटेन्ड अर्निंग से ले लेता हूँ, या अगर नया बिजनेस है तो ऑब्वियसली रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी तो 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देता हूँ। ये जो प्रोपोर्शन हमने बनाया, ये जो हमने अनुपात बनाया, दिस वन इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
यही कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब आपने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज को शामिल किया। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो करंट लायबिलिटीज के ट्रेड क्रेडिट होती है, इसमें जो है इंटर जो है कह लीजिए कि बिजनेस ट्रांसफर भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन कई तरह के होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, उनकी टाइप्स पर हम गए नहीं है, लेकिन ये जितने भी सोर्सेज हैं इनको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको भी इसमें शामिल करें तो वो भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी एक ढांचा बनेगा, लेकिन उसको हम पूंजी ढांचा नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय ढांचा, ठीक है। कई बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन शॉर्ट में यही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द proportion of long term sources of funds, वो मैं ऊपर बता चुका हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। proportion of long term sources of funds to be used to finance, to be used, ठीक है, for financing लिख लीजिए, for financing a business requirements या बिजनेस, ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि अब आपने एक चीज देखा, इट मींस शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ठीक है, जिसको हम करंट लायबिलिटीज कह सकते हैं, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटीज को शामिल नहीं किया जाता, केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज के प्रोपोर्शन को इसमें हम लेकर चलते हैं। तो अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए, इफ करंट लायबिलिटीज आर ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूडेड, देन इट विल कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? इट विल कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसे फिर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब बात सीधी सी है कि ये पूरा प्रोपोर्शन है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें अगर हमने सिर्फ इनको लिया है तो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो अब हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, या एक बिजनेसमैन को इस तरह के डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ठीक है। तो वो आवश्यकता इसलिए हमें पड़ती है कि हमें पता है कि जो डिवेंचर है, ठीक है, अब देखो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पहले जरा उसको समझते हैं, ठीक है। बेसिकली इन सब को 2 हिस्सों में मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। एक है इक्विटी शेयर, एक है डेट, और ये इन दोनों के बीच में बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स और डेट, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप एक बार पहले इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो, इनकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखो, ठीक है। इक्विटी शेयर की मेरिट क्या है, फायदा क्या है लेने में? मेरिट ये है, इसका बेनिफिट ये है, मुख्य रूप से देखा जाए तो रिस्क लेस, जोखिम रहित पूंजी है, रिस्क लेस कैपिटल है, ठीक है। जोखिम बिल्कुल ना के बराबर है। भाई अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट होगा तो आप दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, कोई कंपल्सन नहीं है। आप लगातार 4 साल तक 10 साल तक डिविडेंड मत बांटो, कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कि हम तो सिर्फ इस बार 10% डिविडेंड बांटेंगे, प्रपोज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने,
शेयर होल्डर ये क्लेम कर ही नहीं सकते कि नहीं हमें 10 नहीं 11% चाहिए, हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल रिस्क लेस कैपिटल है, बिल्कुल जोखिम रहित पूंजी है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका ये है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जो पूंजी है उसके लिए लोन लेना, अगर इसको जो फर्दर फाइनेंसिंग है वो आसान है, ठीक है। फर्दर फाइनेंसिंग इज इजियर, ठीक है, इजी इन कंपैरिजन टू दो। अब देखो सीधी सी बात, एक आदमी जिसने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं है, बैंक में बस उसका पैसा काफी सारा जमा है, तो ऑब्वियसली बैंक वाले कई बार खुद उसको फोन करके कहते हैं भाई आप आओ ना, हम आपको लोन दे देते हैं, ठीक है। और एक आदमी हो जिसके पास पहले से ही दुनिया भर का लोन उसने लिया हुआ है, ठीक है। अब वो उसको लोन और चाहिए, उसको पैसा और चाहिए, तो बैंक वाले तो नहीं कहेंगे, बल्कि खुद जाकर कहेगा मुझे और लोन चाहिए। और हो सकता है वो बोल दे उसको कि नहीं नहीं जो है भाई आपके पास तो पहले से ही काफी ज्यादा है, ठीक है। और वो लोन जो है उसको आसानी से भी मिल जाएगा और आसान किस्तों पर भी मिल जाएगा और कम हो सकता है कम कॉस्ट पर मिल जाए, ठीक है। ये मुख्य रूप से इनके, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इनके सोर्सेज ऑफ फंड्स पर आप पढ़ेंगे, इनके सबके डिटेल में बेनिफिट्स और जो है लॉस आपको दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बात कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, डेट का अगर फायदा गिने, अच्छा इन जो इसका जो बेनिफिट है वो इसकी डिमेरिट है। पहला, ये रिस्की कैपिटल है, रिस्की कैपिटल, ठीक है। जोखिम पूरा है भाई, अगर आपने इनका इवन ब्याज जो है ना वो भी सिक्योर होता है, अगर आपने इनका इंटरेस्ट भी पे नहीं किया तो एक कोर्ट में जाने का अधिकार रखते हैं और वहां जाकर ये आपसे कह सकते हैं कि भाई सिंपली भाई हमारा जो पैसा है तो वापिस करो, नहीं तो हम आपको इंसॉल्वेंट घोषित करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको पैसा देना ही देना है, नहीं तो आप इंसॉल्वेंट घोषित हो जाओगे, तो ये बर्डन है, बाउंडेशन, तो रिस्की कैपिटल है, ठीक है। दूसरा, जो इनके लिए फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेना आसान है। इनके लिए एडिशनल, जब मान लीजिए अगर आपके पास एक्सेसिव डेट है, ठीक है, एक्सेसिव डेट, थोड़ा बहुत लोन आपने लिया हुआ है और आपकी प्रॉपर वे में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही काफी सारा एक्सेसिव डेट, एक्सेसिव लोन अगर मौजूद है, तो आपको फर्दर अगर आपको फाइनेंसिंग करनी है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एक्सेसिव डेट की सिचुएशन में आपके लिए फर्दर कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी टू रेज फर्दर या एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी रेज करना आसान नहीं है। अच्छा, अब जरा इनकी इक्विटी वालों का आपने इतनी तारीफ कर ली, जरा इनकी डेमेरिट देख लें, या पहले हम ऐसा करते हैं हम मेरिट देख लेते हैं इनकी, ठीक है। मेरिट क्या है जरा ये देखिए। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आसान होगी, कम होगी, इकोनॉमिक, ठीक है। ये इकोनॉमिकल पूंजी, सबसे सस्ती पूंजी अगर कोई है तो डेट कैपिटल है। वाई, ऐसा क्यों है? ये इसका जवाब अगर आपको देखना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है वो आप फिर से पढ़े, नहीं तो जो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है उनको भी आप एक बार सुनकर देखें। वहां पर फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर है वहीं पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है उस पर कि ये इकोनॉमिकल क्यों है। हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रिस्क फ्री रिटर्न तो चाहता ही है। मान लो बैंक में उसको अगर 8% मिल रहा है तो 8% तो उसको चाहिए, प्लस रिस्क प्रीमियम, जितना वो जोखिम उठाएगा उतना एडिशनल रिटर्न चाहेगा। अब यहाँ जो ये जो डेट कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये जोखिम हम लोगों के लिए तो है, हम मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए तो है, लेकिन लोन देना वाला है जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसके लिए कोई जोखिम नहीं है। उसको तो पता है उसका तो लोन भी सिक्योर है, लोन अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी दोनों सिक्योर है कंपनी की एसेट्स पर। तो जब जोखिम कम उठा रहे हैं तो हो सकता है वो 10% की एक्सपेक्टेशन ही काफी हो। और जब बात इक्विटी की आएगी तो इक्विटी में भाई वही रिस्क फ्री रिटर्न 8% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस
अब जब वो जोखिम उठा रहे हैं, इक्विटी में तो उनकी सारी पूंजी भी डूब सकती है, उनको पता है कि अगर कुछ लास्ट में बचा तो मिलेगा, ना तो ना सही, तो ऑब्वियसली वो 10% में तो सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। अब तो उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि प्लस भाई 7% और होना चाहिए, अब हमें 15% चाहिए। तो एक तो पूंजी वैसे ही महंगी होती है, इक्विटी सबसे महंगी पूंजी है, ठीक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये भी है कि उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अब यहाँ पर अगर आप ये 10% अगर आप ब्याज दे रहे हो और आपने मान लो 1 लाख रुपए ब्याज दिया, और आप पर अगर मान लीजिए 30% टैक्स लगता है, तो 30% आपकी इनकम घट जाएगी। आप अपनी इनकम में से 30% घटाकर बाकी 70,000 रुपए जो है ना उस पर टैक्स देंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपए ब्याज दिया है तो 1 लाख रुपए पर 30% यानी कि 30,000 रुपए की आपको टैक्स की बचत मिल जाएगी। तो आपकी जो टोटल इनकम मान लो 5 लाख है, जितनी भी है उसमें से 30,000 रुपए घटाकर बाकी पर टैक्स देना है। मतलब बात ये होगी कि 30,000 रुपए तो आपका टैक्स ही बच गया है, ठीक है। तो अब जो है, शायद मुझे लग रहा है मैं इसमें गलत बोल गया, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर फर्म की पूंजी, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए है टैक्स घटाने से पहले, इंटरेस्ट घटाने से पहले, तो 5 लाख में से 1 लाख रुपए घटाकर बाकी 4 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा उसको, ठीक है। तो 5 लाख पर अगर वो टैक्स देते तो कितना बनता, 5 लाख पर 30% कितना बनता भाई, 5 लाख पर 30% हो जाता है 1,50,000, ठीक है। और 4 लाख पर अब देना पड़ रहा है, तो अब उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1,20,000, यानी कि 30,000 रुपए उनका टैक्स बच जाएगा। अब उनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 4 लाख रुपए की इनकम पर देना पड़ेगा। तो 30,000 रुपए तो उनके टैक्स की सेविंग होगी। तो हम कहने को तो कह सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपए ब्याज दिए, लेकिन 30,000 रुपए तो टैक्स के रूप में बचकर वापिस आ गए, तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, 70,000, ये और कम हो गया। लेकिन इक्विटी में अगर आपको जो कुछ देना है उस पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता डिविडेंड पर, उल्टे आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कम है, दूसरा इस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये वाली जो सबसे ज्यादा कॉस्टली, इसकी डिमेरिट की बात करें, सबसे ज्यादा कॉस्टली कैपिटल है, सबसे महंगी पूंजी इक्विटी कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं कि अब मान लो मैनेजमेंट की हम बात करें, ठीक है। अब मान लो हम 100 आदमी हों, 100 शेयर होल्डर हो, ठीक है, और समझ लो बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं, तो अभी कंपनी की हिस्सेदारी कितने लोगों में बढ़ रही है, हम 100 लोगों में। अगर नए शेयर्स इश्यू हों 100 की बजाय 100 और हम इश्यू कर दें, तो अब हिस्सेदारी 200 लोगों में बटेगी, है ना। तो हम अपनी हिस्सेदारी बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये हमारे, हम लोगों के हाथ में ही रहे। तब भी हम हो सकता है डेट कैपिटल को प्रेफर करें, क्योंकि डेट वालों को किसी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। भाई अपना ब्याज लिए जाओ और मौज करो, और आपको कोई भी राइट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है डेट कैपिटल यूज करने में, इक्विटी कैपिटल यूज करने में आपकी हिस्सेदारी कम हो जाती है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात इन दो पर टिक जाती है, एक तो कॉस्ट पर और एक रिस्क पर, ठीक है। इक्विटी आपके लिए, आपका मतलब कंपनी के लिए रिस्क लेस है लेकिन कॉस्टली है, डेट रिस्की है लेकिन इकोनॉमिकल है, ठीक है। बैलेंस इनमें बनाना है, और प्रेफरेंस कैपिटल इन दोनों के बीच में पड़ती है। मतलब जोखिम है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डिविडेंड देना कंपल्सन तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए ये इन दोनों के बीच में लगी करती है। तो कुल मिलाकर एक्सट्रीम जो चीज है वो होगी, एक तो इक्विटी और एक हो गया डेट। इक्विटी है रिस्क लेस लेकिन कॉस्टली, डेट है रिस्की लेकिन इकोनॉमिक। तो अब इनमें ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन हम रखें जहां मेरी कॉस्ट कम आए और फर्म की वैल्यू, फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है।
ठीक है। यहाँ से एक बात और निकल कर आई कि जिसको अब हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ते रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो टर्म्स है क्या, उसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, इट इज दैट proportion of debt and equity। बेसिकली मैंने आपको बताया दो ही चीजें हैं एक्सट्रीम उसमें। तो अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इक्विटी में ही शामिल हो जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस लगभग बीच का सा पड़ता है। तो बेसिकली जो बात हो जाती है डेट और इक्विटी के बीच में रह जाती है। तो इट इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है, वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। मतलब भाई बैलेंस रखना है हमें लागत में और जोखिम में, सीधी सी बात है। अगर हम बिल्कुल ही डरपोक बनकर सारा पैसा इक्विटी से लेते रहेंगे तो जोखिम तो कम कर लेंगे, लेकिन लागत बहुत बढ़ जाएगी। और लागत बढ़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हम उतना रिटर्न दे नहीं पाएंगे, हमारा सारा पैसा टैक्स वगैरह के रूप में चला जाएगा। और अगर सारा ही हम जो है डिवेंचर से लेते हैं तो समस्या होगी कि जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अगर थोड़ी सी भी सेल्स डामाडोल हुई तो कंपनी का लिक्विडेशन ही हो जाएगा, है ना। तो हमें बैलेंस रखना पड़ता है कॉस्ट में और रिस्क में। ठीक है, यानी कि वो प्रपोर्शन, ठीक है, इट इज दैट प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट। ठीक है, ये एक तरह से ट्रेड ऑफ है बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क। रिस्क और लागत के बीच में ट्रेड ऑफ है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है इनमें सामंजस्य, बीच का सा रास्ता निकालना, इक्विलिब्रियम निकालना। ट्रेड ऑफ बिटवीन, ठीक है, कॉस्ट एंड रिस्क, ठीक है, ऑफ सोर्सेज। जो दो सोर्सेज है बेसिकली इक्विटी और डेट, इनकी कॉस्ट में और इनके रिसोर्स जो सोर्स है, सॉरी जो रिस्क है, उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस तरह से बना सकते हैं। So it is that proportion of equity and debt where the overall cost of capital is minimum and the market value of firm is maximum। जहां फर्म की मार्केट वैल्यू अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, उसे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको ऑप्टिमल भी बोल देते हैं, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम दोनों ही टर्म यूज हो जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अनुकूलतम बोलते हैं, अनुकूलतम पूंजी ढांचा या संरचना। ये हमें समझ में आ गया। अब बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरेटिकल भी हैं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ प्योर थ्योरी पर। अब जो हमने चैप्टर का नाम डाला कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है, तो मैं सीधा उस पर, ये थ्योरीज क्या बता रहा है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। पूंजी संरचना के जो सिद्धांत है उनका मतलब क्या है। मतलब भाई इतना है, अभी हम जो पढ़कर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन कितना रखना चाहिए, ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लग रहा है कि यार भाई इस पर निर्णय लो कि ये कैसा होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि इसका कुछ फर्क पड़ता है और कुछ कहते हैं फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं आप क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप चाहे पैसा लेना, चाहे डेट से ले लो, चाहे इक्विटी से ले लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी।
और अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो वैल्यू गिरेगी। दैट्स इट। डेट और इक्विटी से क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप 100 रुपया आपको जो चाहिए बिजनेस के लिए, चाहे 100 के 100 डेट से ले लो, चाहे 100 के 100 इक्विटी से ले लो। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग जो जिनकी थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा कहते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई देखो इसका तो फर्क पड़ता है कि आप 100 रुपीज में से कितना रुपया डेट से ले रहे हैं, कितना रुपया इक्विटी से ले रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन है ये देखो रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इसका फर्क पड़ता है, और उस बेस पर जैसे हमने अभी डिविडेंड को हमने पढ़ा, उसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर में भी दो तरह की थ्योरीज होती है। ठीक है, एक थ्योरी होती है कि डिविडेंड डिसीजंस आर रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट थ्योरी बोलते हैं, रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर रेलेवेंट। पूंजी संरचना के जो निर्णय हैं, डिसीजन है, वो रेलेवेंट है भाई, उनका असर पड़ता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट डालते हैं। इसका मतलब इससे होगा क्या, इससे फर्म की मार्केट वैल्यू अफेक्ट होती है। ठीक है, इट अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। ये फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेलेवेंस थ्योरीज ऐसा बोलती है। अब कौन कौन सी हैं ऐसी थ्योरीज? दो थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच, जिसे शॉर्ट में NI अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इट वाज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। बाद में जब अप्रोच का नाम होगा तब पढ़ लेंगे। दूसरी अप्रोच इसमें इस रेलेवेंस वाली थ्योरी के अंदर आती है, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ये दोनों अप्रोच कहती है, इन्होंने अपना पूरा फोकस इस चीज पर किया है कि देखो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से फर्म की मार्केट वैल्यू बदलती है, चेंज होती है। वहीं दूसरी तरफ जो बोलते हैं कि भाई क्यों चिंता कर रहे हो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप यार पैसा लेना कहीं से भी ले लो बिजनेस के लिए, कोई क्या फर्क पड़ेगा कि आपने कहां से लिया। दोज आर कॉल्ड इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरीज जो ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो हैं अफेक्ट नहीं करते मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट्स फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से ये अफेक्ट नहीं होती है। अब ये कहने वाली अप्रोच कौन सी है? देखो दो अप्रोच हम इसमें पढ़ेंगे। एक अप्रोच आएगी NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, और आपको सरप्राइज हो गया, दोनों अप्रोच एक ही आदमी की दी हुई है, डेविड ड्यूरेंट। उसने पहले ये वाली अप्रोच दी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, बाद में उसने अप्रोच दी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पढ़ेंगे हम डिटेल में। और दूसरी अप्रोच इसमें जो है बड़ी फेमस, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, MM थ्योरी बोलते हैं, MM थ्योरी। ये MM थ्योरी हमने डिविडेंड में भी पढ़ी है, वहां पर भी उसने ये कहा कि डिविडेंड का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ये थ्योरी इन्होंने यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में भी डाली है, यहाँ पर भी इरेलेवेंट ही बोलते हैं उसको, तो दोनों में आती है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा फेमस हम इसमें जो है डिस्कशन पढ़ेंगे, जो इन्होंने बताया आर्बिट्रेज प्रोसेस है किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट इस चैप्टर के लिए करना है।
ठीक है, वो कैसे कि कुछ एक आप अजम्पशंस पढ़ेंगे। अब देखो, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उससे बाहर आ जाओ इस चैप्टर के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ अजम्पशंस ऐसी है जो आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर वो आपके माइंड में है तभी इस चैप्टर में आगे कुछ समझ में आए। तो इन पर फोकस करिए, ये जितने ये चारों थ्योरीज जो हैं इन अजम्पशंस पर बेस होगी। अजम्पशंस, ये मैं किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी की अजम्पशन नहीं बता रहा हूँ भाई, ये पूरे चैप्टर में अजम्पशंस ये चलेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जो भी हम फॉर्मूले बनाएंगे, जो कुछ भी होगा, सब इन पर बेस्ड होगा। तो पहली अजम्पशन है, देयर इज नो टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन सबसे खतरनाक अजम्पशन भी है। खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अजम्पशन चारों अप्रोच पहले इस बेस पर बने कि टैक्स नहीं, लेकिन बाद में फिर सबने कह दिया कि नहीं, टैक्स तो हो सकता है, टैक्स आ सकता है। तो बाद में ये टैक्स जब इंक्लूड हुआ तो काफी सारी अजम्पशन ऐसी थी, खासतौर पर ये दोनों अजम्पशन टैक्स नहीं था तब तक तो लागू हो रही थी, टैक्स आते ही बिल्कुल ये बेदम हो गई, क्योंकि टैक्स आते ही इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिल गया, और उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहां कम हो गई, वैल्यू कम बढ़ गई, तो वहां ये दोनों अप्रोच दम तोड़ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जब वो शुरू में पढ़ते हैं तो बिना टैक्स के पढ़ते हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कई बार टैक्स भी होता है। इसलिए यहाँ अपने माइंडसेट को रखना कि ये तो हम दोनों रूप में पढ़ेंगे। अभी ये मान कर चलो टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स के साथ भी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ एवर दिस assumption was removed later। मेरे साथ लिखते हो, अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा आपको, आगे आपकी इच्छा। दूसरी एजम्पशन, अब ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक सी एजम्पशन थी, लेकिन ये बाद में शामिल भी की गई थी, मैंने आपको बताया। दूसरी एजम्पशन, हमने अभी 4 सोर्सेज पढ़े लॉन्ग टर्म सोर्सेज के। हमने कहा कि देखो भाई, इक्विटी शेयर होता है एक सोर्स, एक डेट सोर्स होता है, एक प्रेफरेंस होता है, और एक रिटेन्ड अर्निंग होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ, सिर्फ 2 सोर्स होते हैं, इस चैप्टर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स इस चैप्टर के लिए। ठीक है, कौन कौन से? दैट इज इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स, और डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और डेट में भी कौन सा भाई, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़े थे, 2 तरह के, एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब उसका पैसा भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, चाहे इंस्टॉलमेंट में, चाहे लंप सम में लौटाएंगे। और एक होता है इरिडीमेबल या प्रेफरेंस या परपेचुअल डेट, यानी कि भाई जब फर्म का लिक्विडेशन होगा तब पैसा वापस करेंगे, उसके बाद जब तक फर्म चल रही तब तक तो पैसा मिलेगा नहीं, अपना ब्याज लिए जाओ और मौज करो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई डेट नहीं होता भाई, लेकिन इस अजम्पशन में होता है, और इस चैप्टर में रहेगा। इस पूरे चैप्टर में डेट इरिडीमेबल रहेगा। तो ये बात जो है मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चैप्टर का बेस है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इनको समझ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जब रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे तो हमें अटपटा सा लगेगा इनको, लेकिन ध्यान रहेगा कि हाँ ये इन अजम्पशन पर हम चल रहे हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, विच वन? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर बोल दो, इक्विटी कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब इरिडीमेबल डेट। केवल ये 2 शेयर्स, यानी कि भूल जाना इस चैप्टर में कि प्रेफरेंस शेयर्स नाम की कोई चीज होती है, या रिटेन्ड अर्निंग भी कुछ होता है, या डेट में भाई उसकी रिडम्पशन करना होता है लमसम पेमेंट पर, या इंस्टॉलमेंट में रुपए लौटाना होता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो जंक्शन है, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई चेंज, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स को खरीदना बेचना। ठीक है, सिंपल लिख देता हूं, नाइदर एनी असेट इज परचेज, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूं, परचेज नॉर
सोल्ड आउट, ना तो कोई संपत्ति खरीदी गई है ना बेची गई। देखो ये बात वाजिब भी है। क्यों है? जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि देखो भाई प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्राइस बढ़ रहा होता है फिर भी डिमांड बढ़ रही होती है। तो हम साथ में एक बोलते हैं कि इफ अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर अन्य बातें समान रहें, क्योंकि कई बार दूसरी बातें भी तो डिमांड को अफेक्ट करती है ना। तो अब आप सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का असर देखना चाहते हो तो भाई अब अगर इन बिटवीन आप कोई नई संपत्ति खरीद लोगे, नई मशीन खरीद लोगे, अब नई मशीन खरीदने से होगा क्या? नई मशीन से एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। अब फर्म की वैल्यू तो बढ़ी उसके कारण, और आप कह दो कि देखो मैंने लोन लिया ना उससे मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर भी अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना आपने जो असेट्स थी वो एज इट इज है, उसको नहीं बदला है, सिर्फ ताकि हम सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर के इम्पैक्ट को देख सकें। नेक्स्ट, there is no change in operating profit, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एफिशिएंसी में मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, नो चेंज। चाहो तो नेक्स्ट एजम्पशन लगा लो इसकी, नो चेंज इन मैनेजमेंट, ठीक है, और मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट बदल जाती है, मैनेजमेंट बदलने से एफिशिएंसी बदल जाती है, एफिशिएंसी बदलने से प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम या ज्यादा होने से वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट कैसे देखूंगा कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, ऐसा मैं कैसे कहूंगा? इसलिए हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, टोटल फाइनेंसिंग, ठीक है, शुड या मस्ट लिखिए, मस्ट रिमेन द सेम। इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। टोटल फाइनेंसिंग मस्ट रिमेन द सेम, ठीक है। इफ फर्म रेज एडिशनल डेट देन सेम अमाउंट of equity must be retired and vice versa। मतलब क्या है भाई? अभी मेरे पास बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए 50 लाख रुपया है, और ये 50 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं? इक्विटी तो है भाई इसमें 30 लाख रुपए की, और डेट है भैया 20 लाख रुपए का। अब मैंने कहा कि भाई दे यार मैं 5 लाख रुपए का एडिशनल डेट ले लूं, तुमने कहा ले लो भाई, तो 5 लाख रुपए का डेट ले लिया। अब बस इतना ही अगर रहा तो भाई पूंजी कितनी हो जाएगी? 50 से 55 लाख। अब क्या होगा? क्या ये कंपेरेबल है? नहीं है, क्योंकि जब 50 लाख रुपए की पूंजी पर काम कर रहे थे 55 लाख की पूंजी से काम कर रहे हो, यानी कि अब इसके प्रॉफिट का इससे कंपेयर कैसे करोगे? ऑब्वियसली जब फर्म में आपने इन्वेस्टमेंट अधिक कर दिया है, ज्यादा पूंजी आ गई है, तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही। तो आप इसको कैसे कहेंगे कि ये डेट की वजह से हुआ या इक्विटी की वजह से हुआ? इसलिए हमने कहा कि टोटल फाइनेंसिंग सेम रहनी चाहिए भाई। इसलिए लिखा कि इफ फर्म रेज एडिशनल डेट देन सेम अमाउंट ऑफ इक्विटी शुड बी रिटायर्ड, यानी कि इक्विटी में से भी 25 लाख रुपए के जो मतलब इक्विटी शेयर्स है ना, वो 5 लाख रुपए से कम करो, फिर तो इक्विटी भी 25 लाख हो जाएगी और डेट भी 25 लाख हो जाएगा, तब बात बनेगी। यानी कि टोटल फाइनेंसिंग अगर 50 लाख है तो 50 लाख ही रहनी चाहिए, 40 है तो 40 रहनी चाहिए। अगर डेट और वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर अब आप इक्विटी एडिशनल लेना चाह रहे हो, आप कह रहे हो 10 लाख की इक्विटी ले लूं, ठीक है ले लो, 40 लाख कर लो इसको, लेकिन 10 लाख रुपए का डेट फिर वापिस लौटाओ। तो टोटल फाइनेंसिंग हर सिचुएशन में सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और एक एजम्पशन और लूंगा इसमें, ज्यादा है कई सारी, लेकिन जो मैंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ बल्कि एक और है भाई, वो लेता हूँ उससे पहले।
एक फॉर्म, एक इसमें और एजम्पशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन मैं भूल रहा था, कि द फर्म फॉलोज 100% डीपी रेशियो, डिविडेंड पेमेंट रेशियो ऑफ द फर्म इज 100%, मतलब जितनी अर्निंग पर शेयर है उतना ही डिविडेंड पर शेयर है। भैया हम कुछ भी नहीं बचाते हैं, जो हमारी अर्निंग पर शेयर आती है सारा का सारा हम डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। जो हमारी अर्निंग पर शेयर है उतना ही हमारा डिविडेंड पर शेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो जीरो। रिटेंशन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? आर से। अभी डिविडेंड का गोल्डन मॉडल पढ़कर आ रहे हैं, है ना? तो गोल्डन मॉडल में हमने एक टर्म पढ़ी थी जी, यानी कि ग्रोथ रेट, और जो होती है बी गुना आर। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, सॉरी रिटेंशन रेशियो आर से नहीं बी से डिनोट किया। तो रिटेंशन रेशियो हमने, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना बचाया उसको किस रेट पर इन्वेस्ट किया। अब आपने जब बचाया ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे भाई? तो इसका मतलब जी। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हमारी ग्रोथ रेट, इक्विटी शेयर्स में जो हम पढ़ते हैं डिविडेंड की ग्रोथ रेट जी जीरो रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका इम्पैक्ट इतना आगे तक आएगा, सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे इक्विटी के, कि हमारा जो अजम्पशन है इस पूरे चैप्टर में कि 100% पे आउट रेशियो हमारा रहने वाला है। इसका मतलब जितनी अर्निंग पर शेयर उतना डिविडेंड पर शेयर, इसका मतलब रिटेंशन रेशियो जीरो, और जब रिटेंशन रेशियो जीरो तो ग्रोथ रेट जीरो। और लास्ट अजम्पशन ले रहा हूं मैं इसमें कि परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म, परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म, ये जो फर्म है ना जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अभी साल 2 साल 3 साल के अंदर इसका लिक्विडेशन होने का, इसकी समाप्ति की अभी कोई संभावना नहीं। ठीक है, अभी ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, अभी इसका लाइफ जो है लिमिट नहीं किया हमने, असीमित समय तक ये फर्म काम करने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट तभी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए 1 साल के अंदर इसका तो लिक्विडेशन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है फिर तो सोच ही बदल जाएगी लोगों की। फिर तो फटाफट लोग चाहेंगे कि अपनी पूंजी निकालो, अपना पैसा निकालो, फर्म का तो लिक्विडेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये एजम्पशन भी जरूरी है। तो इन सब एजम्पशन पर ये पूरा चैप्टर, ये चारों थ्योरीज बेस्ड है, और ये थ्योरीज किस तरह से काम करती है उनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले अब इन अजम्पशंस के बेस पर कुछ टर्मिनोलॉजी बदलेगी, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज करेंगे। वो टर्म्स क्या है, कैसे काम करती है और उससे किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको साथ साथ मेरे जरूर कर लो। अजम्पशन सब बच्चों को अच्छे से